केम छो आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स बाय महेश चावड़ा। पिछले लेक्चर में हमने देखा था गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस लॉ, जो कि कभी एवोगैड्रो हाइपोथेसिस के नाम से भी जाना जाता है, और हम आज डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। एवोगैड्रोस लॉ जो है, ठीक है, जिसे हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, वो बेसिकली है क्या, एवोगैड्रो ने क्या स्टेटमेंट दिया था। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ का, वो कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हो। इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो भाई ये जो मैंने अभी जो आपको बोला वो क्या है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का, जो कि एवोगैड्रो स्टेटमेंट कहा जाता है कि भाई सेम वॉल्यूम अगर आप डिफरेंट गैसेस का लोगे और उसका जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो सभी गैसेस के लिए, जितने भी डिफरेंट गैस आपने लिए, वो अगर आप सेम रख रहे हो ना, तो हर एक गैस के अंदर जो उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो काउंट करेंगे, तो वो क्या होंगे, वो सभी सेम रहेंगे। तो ये स्टेटमेंट दिया था एवोगैड्रोस ने, ठीक है। तो आइए समझते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे। तो भाई मॉलिक्यूल्स है क्या, तो मॉलिक्यूल्स में आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि वो होता क्या है। समझ लो आपके घर पे जो राइस चावल बनते हैं ना, ठीक है, तो वो पूरा जो चावल होता है उसमें से अगर आप चावल का एक दाना ले लो, तो वो जो एक दाना है वो क्या आपको बताएगा, वो चावल का वो मॉलिक्यूल्स है, वो आप ऐसा कह सकते हो। तो कुछ इसी तरह से जो गैस होता है, वो गैस का कुछ मास रहता है, राइट। तो वो जो मास होता है, उस मास में से आप कोई एक छोटा सा पार्टिकल गैस का निकाल लोगे, तो वो जो छोटा पार्टिकल्स आप गैस का निकाला है, जिसको आप एटम भी कह सकते हो, वो है मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, राइट। तो ये जो एवोगैड्रो स्टेटमेंट है, इसका अभी इस्तेमाल कहाँ पे होगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता होगा कि सर ने चलो बोल दिया कि एवोगैड्रो हाइपोथेसिस ये है, लेकिन इसका यूज कहाँ पे हम करेंगे, तो इसका क्या यूज होता होगा, कैसे इसका इस्तेमाल होगा, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एंड ऑफ दिस सेशन। तो बने रहिए मेरे साथ, हम देखेंगे अभी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में। चलो देखते हैं R0 के बारे में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की अगर हम बात करेंगे तो उसको जनरली R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हमने एक और कांस्टेंट देखा था जो गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आता था, जो कि R कहलाता था। R को कहते थे हम गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कई बार उसको गैस कांस्टेंट भी कहा जाता है। तो देखते हैं सबसे पहले गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो था वो m kg मास के लिए था। m kg ऑफ मास अगर कोई भी गैस का हम लेंगे तो उसके लिए जो हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिला था वो था PV इज इक्वल टू mRT, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। लेकिन ये जो इक्वेशन है गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन PV इज इक्वल टू mRT, ये m kg ऑफ गैस के लिए है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, लेकिन किसका है, वो है m kg ऑफ गैस के लिए। तो हम अगर एक छोटे से मॉलिक्यूल्स के लिए गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना चाहेंगे तो वो कुछ कैसा होगा, ठीक है। तो देखते हैं मॉलिक्यूल्स के लिए गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कुछ किस तरह से बनता है और क्या आता है उसका इक्वेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, कि जो आपका चावल है उस चावल में से आप एक चावल का दाना निकाल लेते हो, तो उसको आप कह सकते हो कि ये मॉलिक्यूल्स है उस चावल का। तो उसी तरह से यहाँ पे मैंने एक फिगर दिखाई है जहां पे m kg ऑफ गैस मैंने दिखाया है। ये जो आप देख सकते हो ये m kg गैस है पूरा। उस पूरे m kg गैस में से अगर मैं एक पार्टिकल्स ले लूं जो कि मॉलिक्यूल्स कहा जाता है, तो उस मॉलिक्यूल्स के ऊपर अगर हम गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसका बिहेवियर, उसके ऊपर वॉल्यूम, प्रेशर कितना आ सकता है और वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो अगर जानना है तो उसका हमें एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि अगर मॉलिक्यूल्स के लिए हमें गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है तो वो कैसे निकलेगा और क्या आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज के अंदर पूरा m kg ऑफ गैस है और उसमें से मैंने एक छोटा सा मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिया है जिसका मास हमें लेना पड़ेगा। देखो ये जो पूरा गैस है, बहुत सारे ये आप यहाँ पे देख सकते हो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो सारे मिला के m kg ऑफ गैस हो रहा है। इसका जो मास है, ठीक है, ये पूरा वो m kg है। तो एक मॉलिक्यूल्स है तो उसका खुद का भी एक मास रहेगा, ठीक है। तो वो जो एक मॉलिक्यूल्स हमने लिया है उसका मास कितना होगा, तो उसका मास होगा कैपिटल M, ठीक, राइट।
सो कैपिटल एम है वो है क्या, जो कैपिटल एम है वो है आपका मास ऑफ मोलेक्यूल्स। क्या है, मास ऑफ मोलेक्यूल्स है। नाउ एक हम जो एवोगैड्रोस ने बोला था कि भाई इट इक्वल वॉल्यूम, राइट, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस एट सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर कंटेन दी सेम नंबर ऑफ मोलेक्यूल्स। तो इसका अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा यूज कर लेंगे। भाई डिफरेंट गैसेस में कौन कहाँ आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, हीलियम आ सकता है, एमोनिया आ सकता है। तो ये सारे डिफरेंट गैस है। अगर ये सारे डिफरेंट गैस का हम अगर एक वॉल्यूम ले लेंगे, ठीक है, एक सेम वॉल्यूम लेंगे और उसके ऊपर सेम प्रेशर और टेम्परेचर अप्लाई करेंगे, तो चारों के चारों जो भी गैस है उसके नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है वो क्या आएंगे, सभी के सेम आएंगे। तो समझ लो आप किसी एक का आपने निकाल लिया, आपने O2 का निकाल लिया, आपने बहुत बढ़िया O2 का निकाला, आपने ये निकाल लिया, आपने ये जान लिया कि भाई इतने वॉल्यूम के अंदर इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स O2 के होते हैं। तो अगर आपने O2 का निकाल लिया ना, तो आपको बाकी के नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स काउंट नहीं करने पड़ेगी एट सेम प्रेशर और टेम्परेचर। तो ये एडवांटेज है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस का। उसने ये बहुत ही बढ़िया निकाला, ढूंढा, और ये आपको बहुत हेल्पफुल हो रहा है कि आप एक का निकाल लो सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे। दैट मींस आपको O2 का पता चल गया, भाई इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं इतने वॉल्यूम पे, इतने प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो बाकी जितने भी गैसेस है सभी के जो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे वो भी उतने ही होंगे। तो ऐसे एवोगैड्रो हमें बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं उसका इक्वेशन। ये m मोलिक्यूल्स है, तो अगर ये पूरा मास m है, ठीक है, तो इक्वल्स टू मुझे लिखना होगा। तो ये एक एटम, एक मोलिक्यूल से उसका हमने मास कितना लिया, हमने लिया कैपिटल M। वो M है मास ऑफ मोलिक्यूल्स। तो एक O2 है, उसका एक मोलिक्यूल्स का मास कैपिटल M है, तो बाकी के O2 के जो मोलिक्यूल्स होंगे उनका भी मास कितना होगा, कैपिटल M ही होगा। क्योंकि जो भी गैस होगा उसका मोलिक्यूल्स होगा, उसका मास वेरी नहीं होगा, वो सभी मोलिक्यूल्स के मास सेम रहेंगे। सो अगर हम एक मोलिक्यूल्स का मास कैपिटल M ले रहे हैं, दैट मींस बाकी जितने भी मोलिक्यूल्स है ये सारे, उन सभी का मास वो कितना होगा, कैपिटल M ही होगा। ठीक है, तो समझ लो ये जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है, जितने भी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स है, वो कुछ n नंबर ऑफ है, स्मॉल n नंबर ऑफ है। तो स्मॉल n मल्टीप्लाई बाय n मैं करूंगा तो ये मुझे क्या दे देगा, टोटल मास ऑफ गैस। तो अगर मेरे पास टोटल मास ऑफ गैस m है, ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि मोलर मास कितना है। तो आपको अगर ये पता है कि नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इतने हैं, तो आप उसका मोलर मास आसानी से निकाल सकते हो। तो ऐसे हमें यूजफुल होगा एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। आपने एक का निकाल लिया कि भाई O2 में n इतने हैं, इतने वॉल्यूम और इतने प्रेशर और इतने टेम्परेचर पे O2 में इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो आपको एमोनिया, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सारे गैस के भी पता चल गए। बाय डिफॉल्ट आपको पता चल गया कि भी इतने वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर पे इतने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होते हैं। तो आप आसानी से ये m जो है मास ऑफ मोलिक्यूल्स फॉर डिफरेंट गैस निकाल सकते हो। तो ये इक्वेशन हमें मिला कुछ इस तरह से। आइए इसी इक्वेशन का यूज करके हम निकालते हैं जो मोलिक्यूल्स है उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो आप देख सकते हो PV इज इक्वल टू MRT। ये हमारे पास था m kg गैस का गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो उसके अंदर हमारे पास ये जो स्मॉल m है उसकी जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, n जो कि है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, m जो कि है मास ऑफ मोलिक्यूल्स। तो आइए यहां पे हम रिप्लेस कर दें, PV इक्वल्स टू हमें मिलेगा NMRT। एम आई राइट, ये मैंने सही लिखा है, ठीक है। तो ये m है, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, n इंटू m। तो ये जो मेरे इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन अभी फिलहाल हो गया है किस चीज का, वो हो गया है मोलिक्यूल्स के लिए। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे भी v है, यहाँ पे भी v है। ये जो v है वो क्या है, पूरे m kg गैस का वॉल्यूम, और ये भी है वो तो ये जो छोटा सा एक मोलिक्यूल से उसका वॉल्यूम है। तो हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये वाले जो वॉल्यूम को मैं बताता हूं V0 से। सो अभी इक्वेशन हमारे पास हो गया PV0 इज इक्वल टू NMRT। अभी और देखते आगे, ये जो N, M और R है, हमारे पास क्या है, M और R। ये M और R है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो M है वो मोलिक्यूल्स का मास है, और हर एक गैस के हर एक मोलिक्यूल्स का मास कभी चेंज नहीं होता।
मतलब जो मोलिक्यूल्स का मास होता है वो पर्टिकुलर गैस के लिए हर एक मोलिक्यूल्स का सेम रहता है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट होता है। सो ये m है वो क्या हो गया, कांस्टेंट। r तो पहले से ही कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट कहते हैं। तो दो कांस्टेंट को मिलाएंगे तो हमें एक और कांस्टेंट मिलेगा जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं R0 से, और ये R0 और कोई नहीं, ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, तो आइए इसको इक्वेशन में हम रिप्लेस करते हैं mr की जगह। तो हमें नया इक्वेशन कुछ इस तरह से मिलेगा, PV0 इज इक्वल टू nr0t। तो हमारे पास ये आ गया हमारा इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आप देख सकते हो मोलेक्यूल्स के लिए है, मोलर के लिए है, दैट इज PV0 इज इक्वल टू nr0t। ठीक है, तो देखते हैं हम अभी यूनिट के बारे में। तो यहां मैंने पहले से लिख के रखा है कुछ यूनिट्स, जो गैस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है फॉर द मोलिक्यूल्स, उसके बारे में जो P है, जो प्रेशर बताता है, वो प्रेशर का यूनिट हम लेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो वॉल्यूम होता है V0 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ मोलर और मोलिक्यूल्स, वो हमने लिया है मीटर क्यूब में। जो m है वो है मास ऑफ द मोलिक्यूल्स, और जो मास ऑफ मोलिक्यूल्स है जैसे कि m kg ऑफ गैस होता है, तो उसका जो m होता है उसका यूनिट हमने किलोग्राम लिया था। लेकिन जो मास ऑफ मोलिक्यूल्स होता है उसका यूनिट हम क्या लेंगे, क्योंकि वो मोलर के लिए है, वो मोलिक्यूल्स के लिए है, तो उसका यूनिट हम लेंगे किलोग्राम इंटू मोल। तो उसका जो यूनिट है वो आपको याद रखना है, कैपिटल M मास ऑफ मोलिक्यूल्स, उसका यूनिट होगा किलोग्राम मोल। R0 जो कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहा जाता है, वो सभी गैसेस के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। देखो R जो है वो हर एक गैस के लिए थोड़ा डिफरेंट रहता है, लेकिन जो R और मोलिक्यूलर मास उन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज M इंटू R, और इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हमें दे रहा है R0। तो ये जो R0 है वो हर एक गैस के लिए, थ्रू आउट हर एक गैस के लिए क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। तो R0 जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसको हम कहेंगे, उसका जो यूनिट है वो है जूल पर किलोग्राम मोल इनटू केल्विन। ठीक है, इन ऐसा यूनिट, अगर हम ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट में R0 जो है उसका जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से 8.314 किलो जूल पर किलोग्राम मोल इनटू केल्विन। सो अगर आप ऐसा यूनिट का कोई भी एग्जांपल काउंट कर रहे हो तो उसके अंदर R0 की वैल्यू अगर नहीं दी तो आप ये वैल्यू ले सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही हम रखेंगे। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया है। अगर लेक्चर पसंद आया और कंटेंट अच्छा लगा है तो उस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अगर कोई भी नया मैं लेटेस्ट कोई न्यूज़ होगा या फिर कोई नया मेरा लेक्चर अपडेट करूंगा, अपलोड करूंगा, तो वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तब तक के लिए